हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग बेबी ड्राइवर 007। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यामाहा R15 का। स्पेसिफिकेशन में ये लिखा होता है इंजन 155 सीसी विद VVA टेक्नोलॉजी, स्लीपर क्लच, डुअल डिस्क और ये BS4 मॉडल है। तो मेरे पास बजट की कमी थी, मेरे पास 1 लाख रुपए का ही बजट था और मैं नया बाइक ले नहीं सकता था। मेरे पास ऑलरेडी एक पैशन प्रो बाइक थी, उसे मैंने बेच दिया और उससे पैसे जोड़ तोड़ कर मैंने ये बासी R1 ख़रीद लिया। मजाक कर रहा हूँ, बासी तो है बट ये कमाल है। मैं आगे बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलता है। 150 सीसी की 150 सीसी का इंजन, स्लीपर क्लच, डुअल डिस्क, ये BS4 रो पावर के साथ। ये तो ही कागजी बात, लेकिन क्या इसे देखकर लगता है ये BS4 R15 155 सीसी इंजन है। ये बाइक किन को लेनी चाहिए? ये बाइक उनको लेनी चाहिए जिनके घर में एक्स्ट्रा स्कूटी या स्प्लेंडर सब है, क्योंकि अगर आप इससे घर के काम भी निपटाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, घर वालों से आप बच नहीं पाएंगे, ये समाज आपको ज़्यादा दिन स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप केवल कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर का काम ज़्यादा नहीं करना है आपको इससे। अगर आपको अच्छी राइडिंग क्वालिटी चाहिए, हाईवे में स्टेबिलिटी चाहिए, माइलेज चाहिए, लुक्स चाहिए, शाम को गेड़ी मारना है, लोगों का अटेंशन चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए है। हाँ, और एक बात, इस बाइक को चलाने के बाद दूसरी बाइक जल्दी पसंद नहीं आएगी। वैसे बहुत से लोग KTM की ओर जाते हैं, KTM उनको ही लेनी चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसे मेंटेन करने का अगर आप में दम है तो आप KTM की ओर जा सकते हैं। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो पॉकेट में ज़्यादा भार ना डाले तो ये बाइक आपके लिए। माइलेज, लुक्स, बेस्ट राइडिंग क्वालिटी आपको इसी बाइक में मिल सकता है। KTM चलाने के बाद लोगों को लगता है कि इसकी पावर कम है। इसकी पावर कम नहीं है, बट इसकी पावर एक बैलेंस पावर प्रोड्यूस करती है। KTM में आपको एक ब्लास्ट मिलता है, एक पावर का एक ब्लास्ट मिलता है, उसे चलाने के बाद लोगों को फिर ये कम ही लगती है, बट इसका बैलेंस बेजोड़ है। अरे ये क्या हो गया, मैं अपनी लाइन भूल गया। ज़रा देख लूँ इसकी खूबियाँ और खामियों पे नज़र तो डाल लूँ। इसमें बंदी को लेकर जाने की सोचना भी मत। जब वो इसमें बैठेगी कुछ दूर तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, तुम दोनों में प्रेम बना रहेगा। फिर जैसे जैसे तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते जाओगे, तुम्हारे रिश्ते में कटुता आ जाएगी। वो कहेगी ये क्या बाइक है, ये क्या लेकर आए हो। ये सिंगल राइडर के लिए बेस्ट है। बहुत से लोगों का कहना है कि इससे हम बंदी को इम्प्रेस कर देंगे। नेवर एवर, डोंट ट्राई दिस सिट। अगर तुम्हें बंदी को भी साथ में लेकर जाना है तो MT की ओर जा सकते हो। और भी दूसरी बाइक है, पल्सर है, NS है, KTM है, ये ब्रेकअप करा देगी यार तुम्हारा। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 140 सेक्शन है पीछे, आप और भी चौड़ा डलवा सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। सारा खेल पैसे का है मेरे दोस्त। BVA टेक्नोलॉजी ये केवल यामाहा ऑफ़र करती है इस प्राइस सेगमेंट में। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, ये बाइक चलती भी वैसे ही है। आप मेरा पोजीशन देख सकते हैं। और एक बात, ऑलवेज़ वेयर हेलमेट। आप इस बाइक को बिना हेलमेट की चलाने की गलती मत करना, आप चला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों में विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसका लाइट कैसा है? इसका लाइट का थ्रो जो है मुझे बकवास लगा। विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग अगर इसका थ्रो रहता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता नाइट में इसे राइड करते वक्त। थोड़ा सा सामने में जब थ्रो करता है तो आपको, चूँकि आप स्पीड चला रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आगे गड्ढा है कि क्या है, तो उसके लिए आपको अलग से फॉग लाइट या जो भी LED सेटअप आपको लगवाना होगा अगर आप नाइट में बहुत ज़्यादा राइड करते हैं। इसकी हैंडलिंग कैसी है? काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लगता है। बिल्कुल ऐसे वो मूवीज़ में नहीं दिखाते, वो हीरो जिस तरह से विलेन से पीछे छुड़ाते हुए, भीड़ को चीरते हुए, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी इसे चलाने के बाद, बिल्कुल ट्रैक बाइक की तरह। हाँ, बाकी इसमें मॉडिफिकेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, बस पैसा होना चाहिए ब्रो, पैसा। अगर पैसा नहीं है तो
वो वैसे भी ये बाइक बुरी नहीं लगती मुझे, बहुत से लोग तो इसे लुक के लिए लेते हैं। एक बार जब इस बाइक की आपको आदत लग जाती है तो फिर दूसरा बाइक जल्दी पसंद नहीं आता है। मैं फिर चेतावनी देता हूँ, MT R1 ऐसी बाइकें चलाने के बाद आपको दूसरी बाइकें जल्दी हजम नहीं होती। इनकी बात ही कुछ है। कॉर्नरिंग में जो कॉन्फिडेंस आता है, शुरू में मुझे डर लगता था कि कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं, लेकिन इसकी जो शर्त ये है कि बारिश ना हो। बारिश में भी मैंने 80-90 की स्पीड पकड़ी है। कॉर्नरिंग में थोड़ा सा मैं स्लो करता था, लेकिन शर्त ये है कि रोड एकदम सूखी हुई हो। फिर जो ये कॉन्फिडेंस आपको देती है, फिर आप यही चीज़ दूसरे बाइक में मिस करते हैं। आपको याद आता है यार वो बाइक R1 मैंने इसे बहुत ज़्यादा लीन कर दिया था, मेरा जूता रोड से घिस गया था, लेकिन बाइक टच से मस नहीं हुई। इतना तगड़ा इसका कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है, जो कि दूसरे बाइक में आपको नहीं मिलेगा। MT भी मैंने राइड की है। MT कंफर्ट, हैंडलिंग, माइलेज, थोड़ा सा आजकल जो कलर्स आ रहे हैं ना, मुझे ब्लैक छोड़ के MT दूसरा पसंद नहीं आता, और एक कलर है वो क्या ब्लू टाइप, वो ठीक लगता है। अभी जो एक नई R1 आई है वो है डॉक इंजन, और ये है SOHC इंजन। तो दोनों के इंजन में डिफरेंस है। जब आप न्यू वाली R1 5 चलाएंगे तो आपको ज़्यादा स्मूथ फील होगा। ये भी स्मूथ है, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगता है, और ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा इसमें जो गलतियां उन्होंने की होंगी उसमें वो सुधार दिखता है। हैंडल बार थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, और टैंक का जो एक यहाँ का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो एरिया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कटा हुआ मिलता है, ताकि राइडर को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया है, उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, खैर वो अलग टॉपिक हो गया। ये V3 है, इसमें आपको रो पावर फील होता है। इसमें थोड़ा सा आई थिंक बहुत से लोग, मैंने उसे चलाई है बट ज़्यादा नहीं चलाया है उसे, थोड़ा सा एक हल्का सा शुरुआत में मिसिंग है, बट इसमें शुरू से लेके पावर आपको डिलीवर होते रहता है। आफ्टर 7000 RPM ये बाइक पागल हो जाता है, एकदम से पावर बढ़ जाता है, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने R1 का टॉप स्पीड टच ना किया हो। शुरू में ये बाइक आपको काफ़ी अटपटी लग सकती है। कब दर्द होगा पता है? जब पीछे में 3 जगह दर्द होगा। एक ट्रैफिक में, उतना भी नहीं, एक ट्रैफिक में जब आप बार बार ब्रेक अप्लाई करेंगे। दूसरा, पीछे अगर कोई पिलियन बैठता है उसमें आपके ऊपर भार आएगा। तीसरा, पीछे एक भारी भरकम अगर आप बैग ढोकर कहीं जाते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको भारी भरकम सामान लेकर चलना होता है। हल्का बैग में दर्द नहीं होगा, भारी बैग पैक में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। बाकी उसके बाद तो इस बाइक का कहना ही क्या। मेरी हाइट है 5'6". एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार इसे ज़रूर लॉन्ग राइड पर ले जाएं। शॉर्ट राइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इससे लॉन्ग राइड भी करी है, शॉर्ट राइड भी करी है, पिलियन के साथ भी राइड करी है। सिंगल के लिए ही बेस्ट है। लोग बोलते हैं कि पावर ड्रॉप होता है, बट उतना भी नहीं कि आपकी बाइक एकदम जो है रेंगने लग जाए, ऐसी बात नहीं है। माइलेज देखकर तो और खुशी होती है इस बाइक। ये जिस तरह से ये आपको एक कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलता है ना इस बाइक में, ये कमाल है। और एक आखिरी बात, हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस बाइक को बिना हेलमेट के चलाऊंगा और हाई स्पीड में कहीं से भी निकल जाऊंगा, ये ज़्यादा दिन तुम्हारा ये तमाशा नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आँखों में चुभन होने लगती है। और बढ़िया हेलमेट का इस्तेमाल करना, वो जो आता है ना मार्केट में 500-600 वाला हेलमेट, वो उससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। एक बार जब तुम कभी एक्सीडेंट, वैसे इस बाइक में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हैं, वही करते हैं जो नए राइडर होते हैं। शुरू में आपको लीन करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं पैशन प्रो चलाता था पहले, तो अब लीन करने की आदत नहीं, संभल के हम चलते थे। ये भाई, ये बाइक पूरी तरह झुक जाती है,
और आगे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। बस शर्त है कि टायर आपका तगड़ा होना चाहिए, ज़्यादा घिसे हुए ना हो। फिर जो ये बाइक मज़े देती है ना, आप दूसरे बाइक में मिस करने वाले हैं। फिर आपको वही KTM और उधर जाना होगा, उसका उतना बजट सबके पास नहीं होता है। ये जिस बजट में जो एक्सपीरियंस आपको देती है उसे मैच करना अनबीटेबल। दिस बाइक इज़ अनबीटेबल, अनमैचेबल। इस बाइक की राइडिंग क्वालिटी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बाकी आप एक बार ज़रूर इसे, अगर आप इस बाइक को ना भी लें, एक बार ज़रूर राइड करके देखें। ये बाइक कमाल है, आई लाइक इट। इस बासी R1 ने तो कमाल ही कर दिया। दिस बाइक नेवर डिसअपॉइंट्स यू। ये बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी। शुरू के 1 सप्ताह से 2 सप्ताह आपको कष्ट से गुजरना होगा, दर्द से गुजरना होगा, रिस्ट पेन, पाम पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, भर भर कर आपको पेन मिलता है। एक बार जब आपका हाथ इसमें बैठ जाएगा ना, मेरा यकीन कीजिए आपको दूसरा बाइक जल्दी पसंद नहीं आएगा। बाकी आप समझ गए होंगे किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ इससे, उसमें भी मेरी ही गलती थी। जहाँ पर मुझे स्लो करना चाहिए था वहाँ पर मैं अबव 60 की स्पीड में जा रहा था और कुछ कुत्तों का झुंड था। उसमें से एक कुत्ता मुझे सलाम करने के लिए सामने आता है और मैंने पैनिक ब्रेक दबाया और मैं वहीं स्लिप हो गया। हेलमेट की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज़ वेयर हेलमेट। स्पोर्ट बाइक में आप ज़रूर हेलमेट पहने और अच्छे हेलमेट का प्रयोग करें। बिल्कुल यहाँ टकराया मेरा सिर, लेकिन हेलमेट होने की वजह से मैं बच गया। जैकेट उस समय मैंने नहीं पहना था तो मेरा पूरा शरीर छिल चुका था, पर सप्ताह भर में मैंने रिकवर कर लिया खुद को। ये घिसटते हुए कम से कम 30 मीटर तक चली गई बाइक। मुझे लगा इसका बॉडी तो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैंडल इसका थोड़ा सा बैंड हुआ, उसको बाद में मैकेनिक ने सीधा कर दिया। तो ये जो इसका बॉडी है ये उतना भी कमज़ोर नहीं है, ये बस दिखता ऐसा है। लेकिन जब मैंने इसे पटका पूरा घिसटते हुए चला गया। मुझे लगा अब तो भैया नया कवर डालना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मजबूत है, यही इसका लेग गार्ड है, ये मान के चलिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत टिकाऊ है, मजबूत है। जब मैं इसे पहली बार घर लेकर आया तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। शुरू में मुझे भी लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे मैं MT ख़रीदने गया था, लेकिन MT का प्राइस ज़्यादा बता रहे थे वे लोग, 1.5 लाख बता रहे थे। सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। क्योंकि वो पैशन प्रो से जब मैं गांव आना जाना कर रहा था तो वो हर 2 दिन में मुझे चेन टाइट करना पड़ता और उसे सर्विस के लिए देना पड़ता था। मैंने इसे उठाया, 10,000 लगाकर इसे सर्विस किया। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। जब भी नया राइडर इसे चलाता है, शुरू में मैं लीन करने भूल जाता था। कई बार मैं हाई स्पीड में होता था और क्योंकि मुझे इसे चलाने की आदत नहीं थी, कई बार मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन ये इसका कंट्रोल गजब का है, ये अपने आप में एक परफेक्ट मशीन है। चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह देखते रहिए बेबी ड्राइवर 007। थैंक यू।